चलिए, तो सबसे पहले देखिए आपके मुगल वंश से जो शासक हैं, जैसे बाबर है, मुख्य रूप से देखिए 6 शासक मुख्य रूप से हैं मुगल वंश में। उसके बाद शासक तो बहुत सारे हुए, लेकिन सबसे फेमस और प्रसिद्ध जो सबसे बार बार परीक्षा में प्रश्न जहाँ से आते हैं आप लोगों के, मुगल वंश का पहला शासक आपका यहाँ पे बाबर है। पुनः हुमायूं, अकबर, उसी का बाबर का ही उमर शेख मिर्जा का पुत्र जो है, फरगना एक आपका फरगना पड़ता है, फरगना का शासक था उमर शेख मिर्जा, उसी के सुपुत्र थे बाबर। और बाबर के पुत्र थे हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र थे अकबर, और अकबर के पुत्र थे जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, और शाहजहां के सुपुत्र थे औरंगजेब। मुगल वंश का जो उत्कर्ष काल था, जो शासन विस्तार में बाकी चीजों में जो बढ़िया से काम होता जहाँ पे है, वह आपके 6 शासकों में ही मुख्य रूप से उसकी गणना होती है। प्रश्न भी आपको ज्यादा यहीं से आते हैं, लेकिन हम कमोबेश सारे शासकों के बारे में जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो देखिए एक सूत्र है मुगल वंश के बारे में, सब्जी नहीं भाजी सब्जी फाद माँ साहब। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो हमें लग रहा है पूरा मुगल वंश का जो शासक है क्रम से, मुगल वंश के शासकों का क्रम आपको याद हो जाएगा। तो देखिए पूरा क्रम से दिया हुआ है, पूरा जितने शासक हुए मुगल वंश के सारे शासकों का क्रम दिया हुआ यहाँ पे है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिखने में कोई दिख समस्या तो रही है। नहीं है? हाँ, दिखाई दे रही है। सही है। तो भाजी सब्जी फाड़ माँ साहब, अगर आपको ये सूत्र और क्रम ये याद है, तो अगर मुगल वंश का शासकों क्रम में आपको याद करना है, अगर आपको ये सब्जी भाजी याद है, और खास करके सब्जी भाजी इतना अगर याद है, तब भी आपको मुगल वंश के आप जो दो ही चीज अगर याद कर लीजिए, आप भाजी सब्जी याद कर लीजिए, तभी आपको मुगल वंश के जो मेजोर शासक हैं, जो इंपॉर्टेंट शासक, उनका क्रम आपको क्रम से याद रहे। कभी कोई प्रश्न इस तरह पूछ लेता है कि मुगल वंश का तृतीय शासक था, चतुर्थ शासक था, इस तरह प्रश्न कभी कोई पूछ लेता है। तो आपको अगर सब्जी भाजी सब्जी ही याद अगर है, तभी आपको अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा दोहराएंगे अगर, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए बी फार यहाँ पे बाबर है, और बाबर का कभी कोई शाब्दिक अर्थ पूछता है, बाबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी को पता है? इसमें बता दे कोई, बाबर का शाब्दिक अर्थ क्या बब्बर होता है? बब्बर से क्या? शेर। बाबर का शाब्दिक अर्थ शेर होता है, बिल्कुल सही है। बाबर का शाब्दिक अर्थ बाघ होता है, बाघ से बाबर बना हुआ है। और तो बाबर का शाब्दिक अर्थ बाघ या बहादुर होता है, और मुख्य रूप से तुर्की भाषा का शब्द है। दूसरा शासक जो है, बाबर के 4 सुपुत्र थे, कमरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। तो उसी में से एक हुमायूं था, बाद में गद्दी पर हुमायूं ही बैठता है। और हुमायूं की गद्दी पर बैठने के बाद जब हुमायूं की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसका पुत्र जो है बिल्कुल नौ उम्र में, और बाबर के बीच में एक शासक और इसमें एंट्री मारता है, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। 15 साल तक लगभग ये लोग जो है बाबर हुमायूं को डिस्टर्ब करते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद लगभग 5 साल के लिए गद्दी पर बाबर हुमायूं बैठता है, उसके बाद हार जाता है बिलग्राम के युद्ध में। और उसके बाद जो है कि 15 साल तक यहाँ पे शेरशाह सूरी और उसका जो एक परवर्ती शासक था, उसका गवर्न शासन रहा यहाँ पे है। 15 साल के बाद पुनः जो है हुमायूं गद्दी पर बैठता है, लगभग 1556 के अगल बगल बैठता है। और 1556 में ही 1 साल शासन करने में उसके मृत्यु, उसके सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर जो है गद्दी पर बैठता है, लगभग 50 साल तक अकबर का शासन काल रहता है। बड़ा लंबा समय अकबर शासन करता है, बड़ी व्यवस्थित शासन करता है, और अपने शासन का विस्तार बढ़िया से करता है, और सारी चीजें व्यवस्थित करता है अकबर। इसलिए अकबर महान के नाम से भी जाना गया। इसको कई चीजें, सारी प्लानिंग अभी मिलेंगे इसके अकबर के बारे में, जैसे हिंदुओं के साथ जो है सरिस्तापूर्ण व्यवहार, वैवाहिक संबंध कायम करना, सुलह कुल नीति, और बहुत सारे जो है कि धर्म सुधार को लेकर बहुत सारे प्रयास किया इसने, ताकि हिंदू मुस्लिम में विभेद और सारी चीजें ना हो। और अकबर का सुपुत्र था जहांगीर, जिसको शेखू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। शेख सलीम चिश्ती थे, उन्हीं के आशीर्वाद से लोग कहते हैं जन्म जहांगीर का हुआ था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है अकबर ने शेखू बाबा रख दिया था। और जहांगीर के सुपुत्र, 4 पुत्र जहांगीर के भी थे, और उसमें शाहजहां गद्दी पर बैठता है। आप लोग जानते हैं शाहजहां के बारे में, एक इसको इंजीनियर सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। और जहांगीर के बारे में सबसे प्रसिद्ध चीज जो है, कला चित्रकला को लेकर पूछता है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं?
तो चित्रकला का स्वर्ण काल अगर मुगल वंश में कोई है, जहांगीर का शासन काल रहा है। और शाहजहां के काल को जो है मुख्य रूप से इमारतों का निर्माण जो है, या स्थापत्य कला या ललित कला के नाम से फेमस है। इसको इंजीनियर बादशाह कहा जाता है। ईश्वरी ईश्वरी प्रसाद ने जो है इसे इंजीनियर सम्राट कहा है। पुनः औरंगजेब के, शाहजहां के बाद जो उसका सुपुत्र जो है गद्दी पर बैठता है औरंगजेब, इनकी इच्छा के अनुकूल, इनकी इच्छा के विरुद्ध बैठता है शाहजहां के। शाहजहां की पूरी इच्छा थी कि इसका बड़ा पुत्र जो गद्दी पर बैठे, लेकिन किसी कारणवश जो है कहीं कहीं परास्त होता है वो। औरंगजेब गद्दी पर जो है कब्जा कर लेता है। औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। कट्टर बादशाह के रूप में इसकी ख्याति होती है। हिंदू के विरुद्ध बहुत सारे मस्जिदों को गिरवाया है, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा ध्वस्त किया इसने, बहुत सारे हिंदू परंपराओं को बंद किया। और खास करके जो सिख धर्म के लोग जो थे, जैसे गुरु तेग बहादुर हुए या उनके जो अनुयायी हुए, इनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। और बहुत लोगों को, कई लोगों को जिंदा दफन कर दिया था इसने, उनके पुत्रों को जला दिया था, जिंदा एक चुनवा दिया था इसने जो है औरंगजेब ने। और औरंगजेब के ही सुपुत्र थे बहादुर शाह। यहीं से मुगल वंश का पतन होता। औरंगजेब के शासन काल जो था, औरंगजेब का जो शासन क्षेत्र विस्तार जो था, सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र अगर मुगल वंश का था तो औरंगजेब का था। और औरंगजेब के बाद जो है मुगल वंश का पतन शुरू होता है, बहादुर शाह। इसके बाद शासकों का नाम लगभग नहीं के बराबर होता है। इसके बाद कई शासक गद्दी पर बैठते हैं, लगभग 15 शासक गद्दी पर बैठे हैं मुगल वंश से। इसके बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फखरुसियार, मोहम्मद शाह, बहुत सारे लोग बैठते हैं। कोई महत्वपूर्ण शासन इसमें बाद में मिलता नहीं है। और अंत में पूछता है कि सबसे अंतिम बादशाह कौन था मुगल वंश का। इसका जवाब आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जिसको हम शायर बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इसको कुछ लोग शायर कहते हैं, क्योंकि ये उर्दू में शायरी लिखता था। और अंत में जब आपका स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का, उसमें एक अगुआ की भूमिका निभाता है। दिल्ली से अगुवाई करता है और अंत में पकड़ा जाता है, और इसको जो है अंग्रेज पकड़कर इसको रंगून भेज देते हैं। वहीं पर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह जफर की। इस तरह से मुगल वंश का जो है 300 वर्ष का जो शासन काल था, वहीं पर बहादुर शाह जफर के साथ जो है समाप्त हो जाता है। ये मुगल वंश आपका है। तो मुख्य रूप से जो पढ़ना आपको है, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब और बहादुर शाह के बारे में। कुछ चीजें, कुछ उपनाम इन लोगों के हैं। किसी किसी को रंगीला बादशाह कहा गया, किसी को जो साहेब अकबर कहा गया। अब इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाद वाले बादशाह जो हैं, ना किसको रंगीला बादशाह कहा गया, किसको साहेब अकबर कहा गया, मतलब इसके उपाधि जो दी गई इनको है। मुख्य रूप से प्रश्न आपके अगर परीक्षा में आए तो ऐसे ही आए हुए हैं, तो इनके बारे में जान लेंगे आप लोग। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पे इनके भाई बहन का ग्राफ यहाँ पे है, मतलब कितने भाई थे, कितने क्या थे, कैसे कैसे गद्दी पर बैठे ये लोग जो है। देखिए, पहला जो मुगल बादशाह था, उसका अगर आप लोग पूरी तरह से मतलब देखेंगे, अभी मैंने चर्चा किया था कि कोई पूछता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था, कोई बताएगा बाबर के पिता क्या नाम था? बाबर के पिता का हम्म, उमर शेख मिर्जा नाम था उसका। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और उसकी, बाबर की माता का नाम था कुतुब निगार खातून। कुतुब निगार खातून नाम था उसका। और एक एक जो है कि तैमूर का वंशज था, एक चंगेज खां का वंशज था। मतलब एक शिया था, एक सुन्नी था। इस तरह से जो मुगल बनते हैं, मुगल का मतलब होता है युगल, और युगल से ही लगभग मुगल बना हुआ है। और इसका मतलब होता है कि दो अ, अरब, जो अरब अरब द्वीप जो आपका है, अरब द्वीप के दो लड़ाकू जातियों का जो सम्मिश्रण था मुगल। और हुमायूं आपका जो है, हुमायूं जो बाबर गद्दी पर बैठता है, उसका उन्हीं दोनों का मेल था ये। कुतुब निखार खातून जो चंगेज खां की वंशज थी, और उमर शेख मिर्जा जो तैमूर का वंशज था। दोनों लड़ाकू जातियां थी। दोनों के जो सुपुत्र के रूप में, या दोनों जो भी कह लीजिए, दोनों के अंश के रूप में जो बाबर का जन्म होता है। और बाबर फरगना का शासक था पहले। वहां के युद्ध में अपने भाई से या किसी से पराजित होता है। उसके बाद वो जो भारत की तरफ जो है, भारत की तरफ जो है मुख करता है। और इसमें भारत, बाबर को बुलाने में मुख्य रूप से यहाँ के शासकों का ही योगदान था, जैसे दौलत खान लोधी, राणा सांगा राजस्थान का,
चार लोग थे जो बाबर को बुलाए के आइए, भारत में आइए और आके आक्रमण करिए, आक्रमण करके आप जो है यहाँ के लोगों को लूटिए और लूट के लेके चले जाइए। इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जैसे राणा सांगा जो जो राजस्थान का था, और दौलत दौलत लोधी, ये लोग जो परेशान से मोहम्मद को, क्या नाम था इसका, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी से परेशान थे ये लोग। तो इब्राहिम लोधी की सत्ता को समाप्त करने के लिए, या ये लोग सोचते थे जिस तरह से मोहम्मद गोरी आया, नहीं नहीं मोहम्मद गोरी नहीं, क्या नाम था उसका, मोहम्मद गजनवी आया, लूट के चला गया, और बाद में जो है कि पूरे हम लोग गद्दी कायम की, उस सोचता था कि ये लोग आएंगे, बाबर आएगा, आ करके जो है कि मोहम्मद गोरी को पराजित करेगा, यहाँ के धन संपत्ति को लूटेगा, लूट करके लेकर के वो यहाँ से चला जाएगा। इस चक्कर में राणा सांगा ने, दौलत लोधी ने और कुछ लोग और से मिलकर के जो है बाबर को जाके आमंत्रित करते हैं, फरगना में जाके मिलते हैं। चार लोग थे, उसमें चार लोगों का नाम भी आगे मिलेगा आपको, चार लोग थे। और इसी को, आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बाबर जो है भारत पर आक्रमण करता है। इसी को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत पर बताओ प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो बताएगा? 1191। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। 1526। तराइन का, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और उसमें मोहम्मद गोरी था, उसमें शासक जो कौन था, मोहम्मद गोरी, और एक गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का एक तरह से कह लीजिए कि प्रतिनिधि था वो। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो, ना कि जो है कि, ना कि आपका जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के तीन युद्ध बहुत फेमस हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। का प्रथम युद्ध किस में हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था ये, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और यही इस युद्ध में जो आपका मुख्य प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ, तुगलमा पद्धति का प्रथम बार प्रयोग हुआ यहाँ पे। दो तीन प्रश्न यहाँ से पूछता है कि तुगलमा पद्धति का प्रयोग प्रथम, सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था भारत में? इसका जवाब रहेगा आपका जो है पानीपत का युद्ध। और जो है कि क्या बोलते हैं, तोपों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ पे हुआ था? तो इसका भी जवाब क्या रहेगा आपका? इसका भी जवाब आपका पानीपत का युद्ध रहेगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष होता है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है इसमें है, और भारत की, मतलब दिल्ली की राजधानी पर जो है बाबर का कब्जा होता है। 4 साल तक जो है बाबर जो यहाँ की गद्दी पर बैठता है। और इसके बाबर के बारे में जो तरह तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसे कि इसकी जीवनी एक है बाबर की, तो बताएगा जीवनी कौन सी बाबर की है? बाबरनामा। बाबरनामा या तुझके बाबरी, तुझके बाबरी या बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखी हुई है, और बाबर ने ही इसको लिखा है। तो बाबर ने ही तुर्की भाषा में जो है अपना 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 जो है जीवनी, जीवनी का मतलब होता है जो स्वयं लिखे, नहीं नहीं, आत्मकथा बोलते हैं, गलत हो गया हमसे, सब शब्दावली गलत हो गई। आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। और बाबर ने इसे खुद अपने बारे में लिखा है, भारत के बारे में पूरा वर्णन किया उसने, कि यहाँ की इज्जत कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जलवायु किस तरह की, पूरा वर्णन करता है उसमें, तो शब्दावली में करता है बाबरनामा में। और एक अकबरनामा पुस्तक आती है, बताओ अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा। किसका दरबारी था अबुल फजल? किसका दरबारी था? अकबर। अकबर का दरबारी था, बिल्कुल, अकबर के नौरत्नों में एक था अबुल फजल, बिल्कुल सही है। और बाबरनामा या चलिए, तो इस तरह से बाबर के बारे में कुछ चीजें यहाँ शुरुआत में होती है। 4 साल बाद जो बाबर बीमार पड़ता है, नहीं नहीं, बाबर नहीं, हुमायूं बीमार पड़ता है, हुमायूं। और बाबर ये ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता है कि मेरा पुत्र जिंदा हो जाए और मैं जो है इनकी बीमारी मुझे मिल जाए। इसकी बाबर की जो है, अपने हुमायूं बीमार पड़ता है, बाबर ये खुदा से अर्चना जो भी कह लीजिए आप जो है, कहता है कि भाई जो बाबर बाबर ठीक हो जाए और मैं बीमारी से जगह हो जाऊं, उसकी बीमारी मुझे लग जाए। और जैसा भी हो, फिलहाल इस तरह से कहावत मिलती है। थोड़ा सा अपना माइक सही कर लीजिए भाई, किसी को माइक डिस्टर्ब वगैरह है तो। महेंद्र जी, महेंद्र जी अपना माइक सही कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपके यहाँ आवाज अगल बगल आ रही है तो माइक बंद कर लीजिए। महेंद्र जी अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए ठीक।
अपना महेंद्र जी अपना माइक बंद कर लीजिए। महेंद्र जी, सबको मैं बंद कर दूं ठीक नहीं है। चलिए ठीक है। अपना माइक आप लोग खोल लीजिए, जिसको खोलना हो। कि महेंद्र जी अपना माइक बंद रखेंगे आप, ठीक रहेगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब आपके यहाँ से हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि बाबर आ गया, बाबर जो है गद्दी पर जो है, बाबर की जगह पर जो है कि हुमायूं की जगह पर बाबर बीमार पड़ता है और बाबर की मृत्यु 4 साल बाद हो जाती है। बाबर की मृत्यु के समय बाबर ने कहा था कि मेरे साम्राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों में कर देना। तो उसी क्रम में हुमायूं ने जो है अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट देता है। हुमायूं हिंदाल अस्करी जो भी इसके 4 भाई 4 भागों में बांट देता है और बराबर बराबर भाग बांट करके स्वयं स्वयं दिल्ली का शासक बन जाता है बाबर। क्या मेरी आवाज तो मिल रही है ना? ऐसा तो नहीं मेरी आवाज ना मिल रही हो आप लोगों को? आवाज आ आवाज रही मिल जी रही मिल है? रही। यस सर। हाँ। चलिए। हाँ तो इस मिल तरह रही से है। बाबर जो है, हुमायूं जो है पर बैठता है और बाकी अपने साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बांट देता है। देखिए उसके 4 भाई कौन कौन से थे, यहाँ लिखा हुआ है। कामरान, अस्करी, हिंदाल और बाबुल मिर्जा। हिंदाल और इस तरह करके जो है 4 भाई थे ये लोग। 4 भाई क्या 5 भाई लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। बाबुल है, हिंदाल है, कामरान अस्करी। कामरान अस्करी हुमायूं और हिंदाल का नाम तो मिला था, एक बाबुल मिर्जा का नाम दिया यहाँ पे है। फिलहाल 4 भाई को जानता था, एक नाम और यहाँ पे दिया हुआ है। चारों में अपना काबुल कंधार जो भी था अलग अलग भागों में इसको बांट देता है और सबको अपनी लोग अपनी ग्रुप से मिलकर अपना राजधानी करते हैं लोग। बाबर की हुमायूं जो था 4 साल लगभग 5 साल लगभग शासन करता है। 5 साल के बाद जो है शेरशाह सूरी का संघर्ष होता है और हुमायूं जो है उसमें पराजित हो जाता है और यहाँ से भाग करके पुनः जो है काबुल कंधार होते हुए चला जाता है, पुनः अपना अरब चला जाता है। और उसके बाद 1556 से लेकर के, इसका डेट तो हमें याद होना चाहिए, डेट हमने याद नहीं किया है। एक पराजित युद्ध के बारे में पूछता है, किस युद्ध में पराजित हुआ था हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से पराजित कब हुआ था? 1556 का शायद डेट है ये। चौसा या बिलग्राम। एक मिनट में देख लेता है इसको हम। तो ये जो है 1540 का युद्ध था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हुमायूं का प्रथम कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 तक था ये। 1540 के अगल बगल जो है, चलिए मैं सीधे आपको यहीं लेकर आ जाता हूँ। एक बार आप लोग यहाँ पे सिर्फ परिचय देख लीजिए, परिचय देख लीजिए केवल यहाँ पे। एक बार परिचय देख लीजिए हुमायूं के। देखिए यहाँ पे आपका अकबर, जो हुमायूं के 4 भाई थे उनका नाम एक बार देख लीजिए। अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं और बाबुल मिर्जा। उसके बाद हुमायूं का सुपुत्र होता है अकबर, जिसको अकबर महान के नाम से जानते हैं। इसके भी देखिए 4 भाई थे यहाँ पर भी ये लोग, अल अमान, अकबर और मिर्जा मोहम्मद हकीम। ये भी लोग 4 भाई थे। तो 3 भाई ये भी थे, 3 भाई थे ये लोग भी। पुनः अकबर के बाद जो है आपका जो सलीम, जो जहांगीर के बचपन का नाम था। सलीम को ही अकबर शेखू बाबा के नाम से जो पुकारता था। तो जहांगीर के और भाई दानियाल थे, शाह मुराद, हुसैन और हसन। 4 भाई जहांगीर के भी थे। और जहांगीर के बाद जो है गद्दी पर बैठता आपका है शाहजहां। देखिए यहाँ पे है, जहांगीर का सुपुत्र था शाहजहां। और जहांगीर के बारे में आप लोग जानते हैं कि जहांगीर के समय में एक महत्वपूर्ण महिला आती है जिसका नाम था नूरजहां। और नूरजहां के बारे में क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, इसे आपका इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र का। तो इत्र के आविष्कारक के रूप में नूरजहां और उसकी माता का नाम आता है। और नूरजहां के बारे में भी प्रसिद्ध है कि अली कुली बेग की पहली पत्नी थी नूरजहां। बाद में अली कुली बेग की जहांगीर हत्या, लोग कहते हैं, हत्या करवा देता है और बाद में उसकी पत्नी को जो है अपने दरबार में ला करके उसके साथ शादी कर लेता है। पहले पहले नूरमहल नाम था इसका। अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। अर्जुमंद क्या नाम था? नहीं, अर्जुमंद बानो तो उसका नाम था मुमताज महल का। आवा और तारा चा। इसका नाम याद नहीं मेरा, पहले नाम क्या था इसका? आरा तारा चांद सितारा। क्या? आरा तारा चांद सितारा नूर जहां जंजीरा बेगम। नूरजहां जंजीरा बेगम। पता नहीं भाई, हमको नहीं पता है इसके बारे में है, ये कहावत पहली बार सुन रहा हूं मैं चलिए, फिलहाल जो है कि उसका नाम था, एक का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, इसका नाम नहीं, कुछ लोग निखार कुछ न कुछ नाम था नूरजहां का। बाद में पहले नूरमहल नाम रखता है।
शाहजहां जहांगीर ने रखा है, बाद में इसका नाम नूरजहां से नूर महल से बढ़ा करके इसको नाम नूरजहां रख देता है। तो नूरजहां के नाम से मेहरुन्निसा प्रसिद्ध जिसका होती है। नाम था। मेहरुन्निसा, हाँ बिल्कुल सही है, मेहरुन्निसा नाम था इसका। और अर्जुमंद बानो बेगम नाम था मुमताज महल का बचपन का नाम। तो मुमताज महल का नाम बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, मेहरुन्निसा नाम था इसका नूरजहां का। पहले नूरमहल बनती है, पुनः नूरजहां के नाम से जो है ये पूरा कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि इतना प्रभुत्व हो गया था इसका गद्दी पर नूरजहां का कि जहांगीर के सिक्कों के साथ इसके भी नाम खुद रहे थे। जहांगीर के जो सिक्के छपते थे, जहांगीर के सिक्कों के साथ जो है नूरजहां का भी नाम जो सिक्कों पर जो है बराबर छपता था। शासनादेश पर भी नूरजहां का भी नाम आता था। तो बहुत फेमस मतलब महिला थी। सबसे अगर परीक्षा में पूछता है कि मुगल काल में सबसे प्रभुत्वशाली महिला के रूप में कौन थी, तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग, जो है नूरजहां का जवाब देंगे, नूरजहां देंगे। और देखिए नूरजहां के बाद जो जहांगीर का सुपुत्र था शाहजहां, वो गद्दी पर बैठता है। जहांगीर के 4 भाई थे, सबसे बड़े भाई का नाम खुसरो था। और खुसरो के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो है कि जो बिहारी मल की पुत्री थे उसी की शादी इसकी हुई थी। और उसी से इसका मानबाई नाम था, क्या नाम था, जगत गोसाई नाम शायद था, उसी से पुत्र वो खुसरो पैदा हुआ था। तो जहांगीर की दिली इच्छा थी कि खुसरो गद्दी पर बैठे, लेकिन खुसरो भी पराजित होता है। और उसकी आंख को ही अंधी को उसका आंखिया फोड़ देते हैं लोग खुसरो का। सबसे सुंदर लड़का था ये, उसकी आंख फोड़वा देते हैं। परवेज भी बाद में मारा जाता है, शहरयार और जहांदार सारे लोग मारे जाते हैं। बाद में शाहजहां गद्दी पर जो है मतलब भाइयों को मार करके जो है मारकाट करने जहां गद्दी पर बैठता है। और शाहजहां की गद्दी पर बैठने के बाद जो है शाहजहां भी लगभग 50 साल के अगल बगल 40 साल के अगल बगल शासन करता है शाहजहां भी। और शाहजहां के पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र का नाम था उसकी मुराद, शाह मुराद नाम था उसका। और संस्कृत का बड़ा अच्छा विद्वान था ये। और बनारस में रहकर कई भाषाओं में शिक्षा लिया और बहुत ही सहिष्णु और हिंदू मुस्लिम जैसे अकबर था उसी तरह से इसकी जो है बड़ा समाज में जो है प्रतिष्ठा प्रजा में थी इसकी, सास सुजा की। नहीं नहीं गलत हो गया, उसका नाम दारा सिको था। दारा सिको देखो यहाँ शुरुआत में है। वो सबसे बड़े पुत्र का नाम था शाहजहां के। और बड़ी प्रसिद्धि थी, संस्कृत का विद्वान भी था ये। संस्कृत का बाकी चीजों का मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बहुत ही जो है प्रसिद्ध था ये दारा सिको। लेकिन बाद में जो है कि इसकी शाहजहां की लड़कियां 2 थी, उसी दोनों लोग षड्यंत्र करते हैं, उसी में फंस करके जो है दारा सिको बाहर जाता है। और औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना लेता है और दिल्ली के तख्ते पर अंत में कब्जा करता है। और जो है बाद में सबको मार करके गद्दी पर जो है औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस तरह से औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। और आप लोग शाहजहां के बारे में 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे ताजमहल परीक्षा में बार बार पूछता है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, बता दीजिए भाई, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था, उसकी पत्नी का नाम बता दीजिए। मुमताज महल। ताजमहल। मुमताज महल नाम था उसका। और शाहजहां ने ही दिल्ली में एक लाल किला है, लाल किला। दिल्ली का लाल किला, जहां पे उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बहुत सारी इमारतों का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो इसके बाद देखिए शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब जब मर जाता है, उसके 4 देखिए पुत्र नाम यहाँ पे हैं, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श। ये सारे लोग जो है बाद में जो है 7वां शासक बनता है मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह आलम। बहादुर शाह आलम गद्दी पर बैठता है 7वां शासक के रूप में। और उसके बाद देखिए 8वां शासक बनता है फखरुसियार, यहाँ पे है 8वां शासक फखरुसियार बनता है। देखिए 9वां शासक आपका यहाँ पे है मोहम्मद शाह। और उसके बाद देखिए 10वां शासक आपका जो है 10वां शासक देखिए आपका यहाँ पे अहमद शाह बहादुर, ये गद्दी पर बैठता है। और 11वां के रूप में आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठता है। शाह आलम द्वितीय 12वां शासक बना। अकबर शाह द्वितीय जो है 13वां बनता है। और 14वां शासक बनता है बहादुर शाह जफर। मतलब मंत्री मिला जुला करके सारे जो है 14 शासक बनते हैं आपके जो है मुगल वंश में। मुख्य रूप से 6 प्रसिद्ध हैं। शुरुआत के 6 जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण थे, और बाकी बाद के 6 जो है सिर्फ आपको उनको नाम याद रखना है या उनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें उसको याद रखनी है। और शुरुआत के जो 6 बादशाहों के बारे में प्रश्न पूछता है,
अब हम 60 में जरा देख लेते हैं, यहाँ पे है किसका जन्म कब हुआ, कौन के बारे में क्या चीजें प्रसिद्ध हैं। यहाँ 60 फॉर्म में लिखा हुआ है, 60 में है बिल्कुल। ये देखिए बाबर के बारे में है, 1483 में जन्म इसका हुआ था बाबर का। और 1530 तक जो है, 1526 से 1530 तक गद्दी पर बैठा, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो 26 से लेकर 4 साल तक 30 तक गद्दी पर बैठता है। और 47 वर्ष की उम्र में इसकी जो है मृत्यु इसकी होती है, 1530 में मर जाता है। उसके बाद देखिए हुमायूं का नंबर आता है। हुमायूं का राजकाल जो है पहला, 2 बार में हुमायूं गद्दी पर बैठता है। पहली बार ये जो गद्दी बैठा था ये 1530 में बैठा था पहली बार। 1530 से 1540 में, मतलब कितने साल हुआ है, 30 से 40 तक 10 साल हुआ। तो 10 साल के लिए पहली बार जो है ये गद्दी पर बैठता है। हुमायूं 10 साल के लिए गद्दी पर पहली बार बैठता है, 1530 से 1540 तक शासन करता है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। उसी युद्ध में जो है किससे हारता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ शेरशाह सूरी। ये पठान शासक था, जात का पठान था ये। और सबसे प्रभावी शासन इसी का रहा है। 4 साल 5 साल शासन किया इसने है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक आकर्षण जो आकर्षित करता है, जिसको अपने व्यक्तित्व से आकर्षित करता है, तो शेरशाह सूरी था। आप जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है। इसको किसी ने जो है कि मुगल शासन की धमनिया कहा है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक गई थे, ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक है या कहां से कहां तक थी? शेरशाह सूरी के रोड से नाम प्रसिद्ध जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, कोलकाता से ये पेशावर तक थी, लगभग कोलकाता से पेशावर तक थी ये। हाँ तो शेरशाह सूरी जो है, मतलब इनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता है, शेरशाह सूरी के बारे में पूछता है। और बचपन का नाम फरीद था इसके। जौनपुर में शासन, जौनपुर में शिक्षा दीक्षा इसकी पूरी हुई थी। और देखिए 1540 में युद्ध के बाद जो है, 1540 में इसका युद्ध होता है हुमायूं से। 1540 से लेकर 1545 तक ये गद्दी पर बैठता है। और 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक तोप, मतलब एक गोला, मतलब कन्नौज पे आक्रमण हो रहा था, उसी में बारूद का नियंत्रण कर रहा था, उसी टाइम उसमें आग लगती है, उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। इसकी मृत्यु का इसका पुत्र जो है इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठता है। और ये गद्दी पर बैठता आ रहा 1554 तक। 1554 तक गद्दी बैठा, 45 से लेकर 54, मतलब बीच में मिला जुला 40 से लेकर 55 तक, 54 तक का गैप रहा। 14 साल का अंतर बीच में है। 14 साल के बाद पुनः जो है हुमायूं रिटर्न होता है और पुनः संघर्ष होता दोनों लोगों में है, हुमायूं और इस्लाम शाह सूरी में संघर्ष होता है। और 14 साल के बाद पुनः हुमायूं जो है 1556 में गद्दी पर बैठता है। देखिए ये डेट आपका 1556 में है। 1556 में गद्दी पर पुनः बैठता है, मतलब 14 साल के अंतराल के बाद जो है पुनः हुमायूं गद्दी पर पाने में सफल हो जाता है, दिल्ली की सिंहासन पाने में सफल होता है। और एक ही वर्ष के बाद 1556 में गद्दी पर बैठता है, एक ही वर्ष के बाद इसकी क्या होती है, सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। पढ़ने का बड़ा शौकीन था हुमायूं। लोग इसके बारे में कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जब जाता था तभी किताबें पढ़ता था ये। और शराब का बड़ा शौकीन था। और गाजा अफीम भी खूब टानता था जो है हुमायूं। किसी का इसका स्वास्थ्य खराब होता है, लोग कहते हैं कि मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर इसकी जो अंत में क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में मरता है। जब ये मृत्यु इसकी होती है 1556 में, उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। देखिए अकबर आ गया आपके, अकबर आजम जलालुद्दीन अकबर, 14 साल मात्र इसकी उम्र थी। और 14 साल के कम उम्र में जो है अकबर जो गद्दी पर बैठता है, उसका डेट क्या था गद्दी बैठने का, 1556 से लेकर 1605 तक ये जो है मतलब गद्दी पे बैठता है। मतलब कितना लंबा समय हो गया, लगभग 50 साल, 56 से 1605 के। तो 50 साल के लिए अकबर गद्दी पर बैठता। और सबसे लंबा शासनकाल अगर आप कहेंगे मुगल वंश में, सबसे मजबूत, सबसे लंबा, और सारे चीजों को लेकर अगर स्वर्ण काल के नाम से अगर पूछा जाए कि भाई मुगल वंश का स्वर्ण काल कौन सा काल था, उसको आप अकबर का काल कहेंगे। और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बाकी चीजों को लेकर बड़ी शांति रही। लेकिन अकबर जो है, अकबर की बहुत सारी चीजें अभी आगे मिलेंगी। हाँ बताइए, हाँ बोलिए। शाहजहां का स्वर्ण काल का प्रश्न उससे नहीं आता है मुगल काल से। लेकिन अगर मुगल शासकों में सबसे अच्छा शासनकाल अगर किसी को कहेंगे तो आप किसका कहेंगे?
शाहजहां का है। अकबर नहीं, अकबर है। शाहजहां का काल जो है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल है, स्थापत्य कला को लेकर के। शाहजहां का काल जो है स्थापत्य कला को लेकर चर्चा में अगर आता है तो शाहजहां काल आपका स्थापत्य कला को लेकर के है, उसमें इमारतों को लेकर के है, लेकिन अस्थायित्व तो बाकी चीजों को लेकर के काल जो आपका है वो अकबर का ही काल है। तो चलिए आ जाइए अच्छा, अगले में। स्कूल गए थे क्या? हाँ। देखिए अगला शासनकाल आपका जहांगीर का आता है, और पूरा नाम इसका था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, और 1605 से लेकर के मतलब अकबर की मृत्यु से लेकर के 1605 से लेकर के 1627 तक गद्दी पर बैठा, मतलब लगभग 21 साल तक ये गद्दी पर बैठा रहा जहांगीर। 58 वर्ष की आयु में ज्यादा शराबी था, खूब शराब पीता था ये, और शराब के पीने के कारण ज्यादा जो है जहांगीर की जो स्वास्थ्य खराब होता है उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जहांगीर के बाद जो है, जहांगीर के बाद देखिए शाहजहां ए आजम, और मुख्य रूप से शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम नाम था इसका, खुर्रम। खुर्रम ही जो है कि शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। और कब से कब तक रहा? 1628 से लेकर के 1658 तक ये जो शाहजहां गद्दी पर बैठता है, और 74 वर्ष की उम्र में इसकी जो है 1666 में इसकी मृत्यु होती है शाहजहां की। और शाहजहां के बाद जो है नंबर आता है आपका औरंगजेब का। 1618 में इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसका 1658 से लेकर के 1707 तक इसकी जो है गद्दी पर बैठता, मतलब ये हो गया लगभग 58 से 1760, ये भी लगभग 50 साल शासन किया है। नहीं भाई, 1658 है ना, दो दो इधर हो गया, 7 2 9 9 साल लगभग गद्दी पर बैठा रहा औरंगजेब, 9 साल। इसके बाद वाला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्या इसके बारे में है, और इसके बारे में बताने की भी आवश्यकता नहीं। कुछ चीजें आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, जैसे क्या कि ब्रिटिश कंपनियां जो है 1600 ईस्वी में गद्दी पर 1600 ईस्वी में भारत में आ चुकी थी ब्रिटिश कंपनियां। ये परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कि प्रथम बार ब्रिटिश कंपनी जो है किसके शासनकाल में भारत में आई थी, कौन था शासन उस समय? बताइए भाई, कोई बता दे, शासक कौन था उस समय? जहांगीर। जहांगीर। जब प्रथम बार जो है ब्रिटिश कंपनियां भारत में आती हैं तो कौन था शासक उस समय? देखिए इसमें आपसे पहले मैं चला जाता हूं लेकर आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है 1605 के टाइम अकबर का है, 1605 में 1605 में अकबर मरा था। तो ब्रिटिश कंपनी भारत में कब आई थी? 1600। बताइए भाई, ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। 1600 में, मतलब 1605 में तक भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, मतलब शासन किसका था उस समय? अकबर का था। अकबर का। लेकिन प्रथम बार जो है कि शुल्क मुक्ति वाला जो फरमान जारी करता है वो जहांगीर ही जारी करता है। ये कहीं कहीं मिलेगा आपको भी जहांगीर के बारे में, यहाँ मिला नहीं है, नहीं। हाँ इसमें देखिए, इसका नाम फखरुसियर है। जहांगीर भी इस तरह कोई काम नहीं करता। फखरुसियर प्रथम बार जो है बंगाल में जो शुल्क मुक्ति वाला जो है फरमान जारी करता है 1717 ईस्वी में, ये फखरुसियर है। ये आपके जो है आधुनिक इतिहास में जब पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको ये फखरुसियर था। और इसके बारे में चलिए आगे बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। अंतिम देखिए बादशाह के बारे में कुछ चीजें जो हैं, ये देखिए अंतिम मुगल बादशाह जो यहाँ पे है स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है आपके बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर के नाम से जानते थे जिसको हम लोग जो है, इसके बारे में प्रश्न पूछता है। किसकी कब्र कहाँ है, कहाँ पे मरा था ये किस संग्राम का दिल्ली से प्रतिनिधित्व किसने किया था, इस परीक्षा में प्रश्न इससे पूछता है। बहादुर शाह द्वितीय से पूछता है, जफर से पूछता है, या जो है शायर बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये चीज जानिएगा आप लोग। तो अंतिम बादशाह जो था मोहम्मद शाह द्वितीय या मोहम्मद शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध था। ये शायर बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसी ने दिल्ली से जो है स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली थी, और अंग्रेज इसको पकड़ लिए बाद में पकड़ने के बाद जो है इसको रंगून भेज देते हैं, वहीं पर इसकी कब्र बनती है, मतलब बर्मा में इसकी कब्र है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर लिखा हुआ भारत का सबसे जो है क्या बोलते हैं भाग्यहीन शासक जो अपने जन्मभूमि पर मर भी नहीं सका, इस तरह करके वहां पर लिखा हुआ है।
आ जाइए सीधे, अब हम आपको ले चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ले चलते चर्चा करते हैं जो मुगल वंश के और बाकी चीजों के बारे में है, जो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है यहाँ से। ये देखिए ये बाबर बीच में है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए जो परीक्षा में आपसे पूछता है। इसे देखिए, मैंने कहा था पिता का नाम क्या था इसके, उमर शेख मिर्जा, ये याद रखिए आप लोग जो है। और माता का नाम क्या था, कुतलुग निगार खातून, कुतलुग निगार। मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को? हाँ, मेरी आवाज आ आवाज तो रही मिल है। रही है? चलिए ठीक, कुतलुग निगार खातून नाम था। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैबानी खादवाना तुलमा पद्धति का प्रयोग। प्रथम बार जो आपका युद्ध होता है 1556 वाला, 1526 वाला, उसमें प्रथम बार जो है ये तुलमा पद्धति का प्रयोग करता है। 1507 में देखिए पानी, यहाँ 1507 में जो है मिर्जा की उपाधि धारण करता, त्याग करता है और पातशाह की उपाधि धारण करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लिखा हुआ है, 21 अप्रैल 1526 को। तुगलमा युद्ध का प्रयोग इब्राहिम लोदी के विरुद्ध संघर्ष होता है और वो स्वयं को पातशाह घोषित करता है। देखिए अगला चीज पूछता है कि खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का। इसका डेट आपका है 1529 में हुआ है। और यहीं पर जो है कि बादशाह गाजी के उपाधि धारण करता है, गाजी की। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है, जो घाघरा का युद्ध होता है, राणा सांगा बाकी लोगों का संघर्ष जब होता है तो पूरी को लग रहा है कि मुगल हार जाएंगे इसमें। अब दोपहर तक लड़ाई में मुगल हारते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद करता क्या ये है, सारे शराब के पात्रों को तोड़वा देता है और कहता है कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। और कहा उसमें धर्म युद्ध की घोषणा करता है। मतलब क्या करता है वो, इसको क्या बोलते, धर्म युद्ध के बारे में क्या बोलते हैं, उसकी शब्दावली कोई उर्दू में है, उसके शब्द में नहीं आ रहा है। मतलब कहता है कि ये तुर्कों और हिंदू और मुसलमान का जो संघर्ष है, युद्ध है, इसमें जीत गए आप तो गाजी कहलाओगे, अगर हार गए तो शहीद कहलाओगे। इस तरह करके भाषण, जोशीला भाषण देता है। अंत में जो पुनः जो है, जो हार रहे थे तुर्क, जो हार रहे थे मुगल, हार जो पुनः जो है बढ़िया से लड़ते हैं और अंत में जीत जाते हैं। और यहीं से जो है बाबर गाजी के उपाधि धारण करता है। मतलब युद्ध कौन सा था, 1529 का युद्ध था, बाबराड़ा सांगा के बीच में हुआ था, देख लीजिए। और आत्मकथा के बारे में भी वर्णन इसमें किया, यहाँ तुझे बाबरी या बाबरनामा का उल्लेख यहाँ पे फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था इसका, आत्मकथा का। और तोपखाने देखिए यहाँ पे लिखा, तोपखाने के बारे में पूछता बार, तोपखाने का प्रयोग किसने किया था मुगल इतिहास में? इसका जवाब भी रहेगा आपका बाबर। देखिए जिहाद शब्द था, वो जिहाद यहाँ लिखा हुआ, जिहाद शब्द था ये। तो प्रथम बार जिहाद की घोषणा जो है खानवा के युद्ध में 1500, नहीं भाई थोड़ा सा, ये घाघरा का युद्ध अलग था, ये 1529 में है। ये मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था, मैंने इसको दिमाग में निकल गया था। बाबर बनाम मोहम्मद महमूद लोदी है ये, बाबर बनाम महमूद लोदी है। जो आपका जो खानवा का युद्ध हुआ था वहां पे राणा सांगा था। देखिए जो तोपखाने का जो खानवा का युद्ध आपका यहाँ पे है, कहाँ गया खानवा का युद्ध, जो आपका 16 मार्च 1527 में है, खानवा का युद्ध हुआ था, वहां पे राणा सांगा के मध्य में हुआ था। यहीं पर जो उसने जीत की घोषणा किया था और गाजी के उपाधि धारण करता है यहाँ पे। इस तरह से बाबर के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे हैं। अगला आ जाइए, थोड़ा सा हुमायूं के बारे में देख लीजिए। जो मुख्य चीजें हैं यहाँ पे हुमायूं के बारे में, जो परीक्षा में आपसे पूछता है। महामन का देखिए 4 युद्ध होता है हुमायूं से होता है। एक देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध है, 1539 ईस्वी में हुआ था। और देखिए बिलगाम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में ही जो है हुमायूं जो था किससे आ रहा था, शेरशाह सूरी से आ रहा था। यहीं से इसकी जो है मतलब हार के भागता यहाँ से है। और पुनः जो सरहिंद का युद्ध हुआ, जब दोबारा 15-10 साल बाद लौटता जो यहाँ से 15 साल बाद, तो 1555 में जो आपका जो है बिलग्राम का सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें जो है पुनः जीतता है और पुनः गद्दी पर ये जो है बैठता है। और इसके बाद जो है एक चित्र देख लीजिए आप लोग, याद रखिएगा परीक्षा में प्रश्न इससे पूछता है। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए जरूर याद रखिएगा कि एक जीवनी है हुमायूं की। इसके लेखक कौन है, उसकी बहन है, उसकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा हुआ है, हुमायूं नामा लिखा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न कई बार इससे आए हुए हैं, सीधे आए हुए हैं कि हुमायूं नामा का लेखक कौन है। इसका जवाब रहेगा आपका गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की क्या थी, बहन थी। और अकबर के
अगला देखिए है, जरा शेरशाह सूरी के बारे में देख लीजिए। आप सारी चीजें एक बार देख चुके हैं। जो परीक्षा प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, रोड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। बांग्लादेश से लेकर काबुल तक ये जो है मौजूद है। और फिलहाल जो है कि काबुल तो फिलहाल उसमें पड़ेगा भाई, कंधार में, पेशावर से लेकर के जो वहां तक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बांग्लादेश लिखा हुआ है। बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है, अभी मौजूद है। चलिए, और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का जो पुनर्निर्माण इसने किया, इसने पटना नाम रखा था, वो कौन था? वो शासक था शेरशाह सूरी। सूरी ने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम देता है। मतलब पटना जो नामकरण है पाटलिपुत्र से, वो उसका नामकरण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया। ये तो पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है? पटना जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? कोई बता दे। पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कोई जवाब दे दे। पटना जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पटना जो आपका है बिहार में पड़ता है, और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। पटना जो है गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और शेरशाह सूरी जो नाम पड़ता है इसका है, बाघों का शिकार करने के लिए गया था, लोग जानते हैं इसके बारे में, कहानी प्रसिद्ध है। शेर खां नाम उसका वहीं से पड़ता है। शेर को हत्या करता है, उसके बाद उसका नाम जो है शेर खां पड़ता है। चलिए आ जाइए आगे। शेरशाह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या चीजें हैं यहाँ पे। इसके बचपन का नाम परीक्षा में पूछा कई बार, इसके बचपन क्या नाम था? इसे बचपन का नाम फरीद था। और एक की परीक्षा में पूछा यहाँ से, सासाराम का मकबरा का संबंध किस राजा से, किस शासक से है? ये बिहार में मकबरा इसका है, सासाराम बिहार में है, और इसका संबंध जो है शेरशाह सूरी से है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ यहाँ से है। और सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है परीक्षा में बार बार पूछा था, किसने करवाया था? देखिए यहाँ लिखा है, सोनारगांव बंगाल से लेकर के भारत में लाहौर से पाकिस्तान तक जाती है। सोनारगांव ये बंगाल जो है, बांग्लादेश से लेकर के, और लाहौर जो है पाकिस्तान तक जाती है। मतलब जो है कि सोनारगांव बंगाल से जो है पाकिस्तान के लाहौर तक ये सड़क जाती है, ये यहाँ तक पहुंचती सड़क है। चांदी के सिक्के का प्रचलन प्रथम बार भारत में किसने करवाया था? तो ये अपने टका नाम शायद था इसका, तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अगला आ जाइए। अब जरा महत्वपूर्ण है, जलालुद्दीन अकबर है। नाम क्या इनका है, पूरा नाम? जलालुद्दीन अकबर। कितना लिखा है भाई? 1942 में इसकी जन्म हुई थी, 1542 में जन्म इसका हुआ था। हमीदा बानो बेगम, हुमायूं। इनके बारे में कुछ चीजें जो पूछता है वो देख लीजिए। अब जो है, जो अकबर के बारे में कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो परीक्षा में पूछी गई बार बार हैं। पहली बात तो संरक्षक का नाम इसका पूछा था, किसी परीक्षा में पूछा था। इसका मतलब अकबर का संरक्षक कौन था? क्योंकि अकबर भी बाल्यावस्था में ही गद्दी पर बैठा था। भाई मेरी आवाज आ रही नहीं आप लोगों तक? मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? यस सर। आ रही है। तो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खान था। संरक्षक का नाम क्या था अकबर के? बैरम खान था। देखिए ये कुछ चीजें पूछता है कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, जजिया कर कब समाप्त किया था, सती प्रथा को रोकने का प्रयास कब किया था इसने, दास प्रथा कब समाप्त किया था। परीक्षा में बार बार पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा साफ साफ है, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का इसने क्या किया था, अंत किया था। अकबर ने जो है 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर चलता है, उसको समाप्त किया था इसने। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर खास करके हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था, जो मुसलमान जो है लेते थे, वसूल करते थे हिंदुओं से। तो जजिया कर था ये, और ये 1564 में समाप्त होता है। चप्पल पहन। अकबर ने ही किया था। कुछ चीजें अकबर ने लागू किया, जैसे था कि मनसबदारी प्रथा, मनसबदार दशमलव पर डाली। और ये चीज पूछता है कि मनसबदारी प्रथा प्रथम बार किसने लागू किया था? इसका जवाब रहेगा आपका अकबर। दशमलव प्रणाली पर सैन्य का संचालन कौन करता था? इसका जवाब रहेगा आपका अकबर। ये देखिए यहाँ से कुछ परीक्षा प्रश्न आपके आए हुए हैं महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में।
तो टोडरमल जो है इसका एक जो भूमि का माप जोख वाला काम जो करता था, आईने दहसाला के नाम से प्रसिद्ध है, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं इसको हैं। तो 10 साल के लिए इसने एक अस्थायी बंदोबस्त बनाया, टोडरमल ने बनाया, और नवरत्नों में शामिल भी, नवरत्नों में इसके है भी अकबर के ये। अब जरा नवरत्न के बारे में देख लीजिए भाई, ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ये है। अभी अकबर के बारे में जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका नवरत्न से प्रश्न यहाँ से आते हैं अकबर के। तो आप लोगों को चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, ये चित्र दिख रहा होगा? हाँ, दिख रहा। देखिए यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, बात बात पर एमडीएम मसाला खाते थे। एक सूत्र यहाँ पे, बात बात पर एमडीएम मसाला खाते थे। तो इसी को अगर याद कर लिया आपने, बात बात पर एमडीएम याद कर लिया, तो हमें लग रहा है कि आपको जो है भारत के अशोक के नहीं, अकबर के नवरत्न आपको याद हो जाएंगे। बात बात पर देखिए नवरत्नों के नाम यहाँ पे बीच में सम्राट अकबर है यहाँ पे, और तानसेन, मानसिंह, फैजी, अब्दुल हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, अब्दुल खान खाना और अबुल फजल और बीरबल, ये नवरत्नों में शामिल थे। और नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध जो था, अब बीरबल का नाम खास करके आप जानते हैं, बीरबल सबसे फेमस था इसमें हाजिर जवाबी के लिए। और तानसेन संगीतज्ञ थे, मानसिंह जो है मनसबदार थे, सेनापति थे, फैजी एक इतिहासकार थे, हकीम हुकाम के बारे में बहुत पता नहीं, मुल्ला दो प्याजा सिद्धाजायदे जो है कि उसमें आते थे, बावर्ची थे। राजा टोडरमल के बारे में जानते हैं, जमीन का मतलब मापजोख वाला करना काम करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक रहीम के बारे में जानते हैं आप लोग? रहीम के दोहे सुने होंगे आप लोग, रहीम के दोहे, रहीम के दोहे, यही रहीम है, अब्दुल रहीम खान खाना यही है। जो रहीम के दोहे आप पढ़ते हैं कक्षा 5, 4, 10 में, वो रहीम के दोहे कोई और नहीं लिखा है, बल्कि अब्दुल रहीम खान खाना नहीं लिखा है। और अकबर के मनसबदार थे, 7,000 के मनसबदार थे, मतलब 7,000 सेना के मालिक थे। और अबुल फजल का बारे में आप जानते ही हैं, अकबरनामा लिखा था इसने, अकबर का जीवनी थी वो, तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा हुआ है। जरा सूत्र से देख लीजिए इसमें कैसे कैसे इसको याद रखेंगे आप। अकबर के नौरत्नों को याद करने का टिक जो है, बात बात पर एमडीएच मसाला खाते थे, देख लीजिए। बी फॉर बीरबल, यहाँ पे बात में एक बात से है बी फॉर बीरबल, पुनः ए से है अबुल फजल, और टी से है तानसेन। तानसेन के बारे में, तानसेन संगीतकार थे, आप जानते हैं। और पुनः बी से है भगवान दास, ये भी नवरत्नों में शामिल थे अकबर के। और पुनः है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, मतलब बात बात पे दो बात बात आपका हो गया। और टी फार है बात बात पर, बात बात, पुनः टी फार है आपका टोडरमल, दसाला पद्धति के जनक जो थे। और पुनः एमडीएच फार है, एम फार है मानसिंह, मानसिंह सेनापति थे अकबर के। और मुल्ला दो प्याजा आपके डीप से हैं, और यश फार है हकीम हुकाम। तो मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न कभी आपके आ गया, और आपके अक्सर क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न आपके बहुविकल्पी ही आते हैं। अगर आपको सूत्र याद तो बहुविकल्पी से पकड़ लेंगे, हाँ भाई इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो आप जो है बात बात पर एमडीएम याद कर लीजिए, एमडीएच मसाला जो होता है, बात बात पर एमडीएच मसाला खाते थे। इतना याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में प्रश्न अगर नवरत्न से अकबर के आते हैं तो भूलेगा नहीं आपको। आप लोग कंफर्म हुए यहाँ से, नवरत्नों से कंफर्म हुए आप लोग? आगे आ जाइए। ये देखिए कुछ चीजें यहाँ परीक्षा में, इसकी पहले चर्चा हमने किया था, कुछ चीजें परीक्षा में यहाँ सीधे पूछता। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 अकबर ने किया था। करमदल से मुक्ति कब मिली थी इसको? 1562 में ही मिले थे। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में। जजिया कर 1564 में। धर्म परिवर्तन पर बंदी ये 1565 में किया था इसने। सीकरी बदली, मतलब जो फतेहपुर सीकरी राजधानी बनती है, कब बनी थी ये? 1574 में बनी है। फतेहपुर सीकरी राजधानी कब बनी? 1574 में। इबादत खाने की स्थापना किसने किया था? पूजा गृह या इबादत खाना की स्थापना किसने किया था? 1500 कब हुई थी? 1574-75 में हुआ था ये। मजहब की घोषणा किया था इसने 1579 में। धर्म बनाया इसने, दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था इसने 1582 में। और इलाही संबत की इसने नींव डाली थी 1585 में। कितनी चीजें अकबर के बारे में कभी कोई परीक्षा में पूछता है आप लोगों से। जरा आगे आ जाइए।
चलिए इसको छोड़ देता हूं मैं, सीधे अब आपको ले चलता हूं आगे। चलिए ये भी अब सीधे आपको हम ले जाते हैं प्रश्नोत्तरी में। जो पढ़ाया हमने आपको जवाब दे दीजिए अब आप लोग, जो पढ़ाया गया आप लोग इसका आप जो है जवाब दे दीजिए, क्या सही है क्या गलत है। चलिए पहला प्रश्न हमारा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दे भाई, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, उमर शेख मिर्जा, कौन था? बाबर। बाबर। चलिए बाबर में ये वाला सही है, सही कर लीजिए। और डेट क्या है इसका? 1526। बाबर का जन्म कब हुआ था? अभी अभी इसके बारे में चर्चा हमने किया, बता दीजिए बाबर का जन्म कब हुआ था? देखिए पहला 1450। इस पे जवाब 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, 1483 में, पहला वाला सही इसमें है। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। चलिए डी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है, डी वाला, उमर शेख मिर्जा। बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है, उमर शेख मिर्जा इसका है। और अगला पे आ जाइए, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा में कौन से राज्य के शासक थे? मतलब किस राज्य के शासक थे वो? अफगानिस्तान, फरगना, दुबई, कजाकिस्तान। और गाना। तो ये फरगना आपका या फरगना आपका? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। बाबर फरगना से गद्दी पर कब बैठा था? मतलब बाबर फरगना गद्दी पर कब बैठा था? कठिन प्रश्न है तो इसका जवाब देख लीजिए, सी वाला है, 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर ही बैठा था। बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1506 में, 1507 में, 1508 में, 1509 में? चलिए जवाब देख लीजिए, सी वाला सही इसका है, 1508 में जो है पादशाह की उपाधि बाबर ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, बाबर के कुल कितने पुत्र थे? 4। 2, नाम 3, तो 4, 5? इसका चौथा ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पे लिखा 4 या 4, 4 पुत्र थे इसके, बाबर के 4 पुत्र थे। आंसर 4, 4, 4 मतलब चौथा, मतलब पांचवा वाला ऑप्शन आपका जो डी वाला, पांचवा नहीं सही करेंगे, चौथा वाला ही सही है ये। बाबर के पुत्रों के क्या क्या बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या था? बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से? साफ साफ नाम यहाँ पे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन नहीं ये है। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार? इसका ऑप्शन पहले से यहाँ हाईलाइट था, 5 बार, एक ही हाईलाइट यहाँ दिख भी रहा है, पहले से ही हाईलाइट था ये। इसका जवाब 5 बार है। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध? बाबर ने मुख्य रूप से कौन सा युद्ध लड़ा है? चलिए बिल्कुल जवाब सही आपका है, बाबर का पानीपत का युद्ध ज्यादा फेमस है। खानवा का युद्ध बाबर सबसे प्रसिद्ध युद्ध उसका जो है बाबर का, पानीपत का युद्ध है। चलिए अगला, इसमें कुछ उस तरह से प्रश्न नहीं हुआ है। पहला प्रश्न है, पानीपत लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तो सबको पता है, 1526 में हुई थी, बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। खानवा की लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? खानवा लड़ाई तुराड़ा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी 1527 में। इसका भी एक सूत्र है युद्धों का, मुझे भी सूत्र याद नहीं है। पानीपत, खानवा, चंदेरी का एक सूत्र है कोई करके, क्रम से आप खाना याद खाया, रखेंगे। पानी पिया, चादर उड़ के सो गया। हाँ हाँ बहुत सही। तो ये इसका सूत्र है पानीपत के, मतलब बाबर के चारों युद्धों का सूत्र है। खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, और पानी चादर पिया, उड़ गई। चादर, हाँ, उड़ के सो जरा गया। व्याख्या बता दीजिए, व्याख्या बता दीजिए। खाना खाया से खानवा का है। पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा। और चादर ओढ़ा या अथवा जो है चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का और सो गया। सो गया। लास्ट में इसमें इसका समाप्त हो जाता है, घाघरा का होता है। ये तो इस तरह से हम सेट थोड़ा कर लेने, तो उससे तो होता है चादर घाघरा पहन के सो गया था, इस तरह सेट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए फिलहाल जो भी हो, फिलहाल 4 युद्ध आपके इसके हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, पुनः खानवा का, पुनः जो है चंदेरी का युद्ध। देखिए 1528 से डेट लगभग 1 साल बाद हुआ है दोनों।
1526 में पानीपत का, 1527 में आपका जो है कि खानवा का, 1528 में आपका जो है कि मुंगेरी का, और 1540 में बिलग्राम वाला युद्ध जो हुआ था, घाघरा का युद्ध जो हुआ जहाँ पे हारा था वो 1540 में नहीं, घाघरा का लड़ाई जो 1529 में हुई है। तो लगभग तुम जाने क्रम वाइज है ये लगभग ये। तो इस तरह से आपका है ये। चलिए अगला आ जाइए, यहाँ पर उत्तरीय मिलेगी आगे आपको। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर, बहादुर शाह। मतलब मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो तो उसका प्रथम शासक कौन था मेडिवल हिस्ट्री का? अकबर। तो प्रथम शासक बाबर ही था। अरे भाई इसमें इब्राहिम लोदी दिया हुआ है। हाँ बताइए। नहीं ठीक, मध्यकाल का है ना। मध्यकाल माने मेडिवल हिस्ट्री, यहाँ पे बाबर होना चाहिए, भी यहाँ लिख दिया गया है, बाबर होना चाहिए था, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री मुख्य रूप से जो है मुगल वंश से ही प्रारंभ होती है। मध्यकालीन शासन जो है, गलती से भी हो गया है, फिलहाल बाबर ही सही यहाँ पे है। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर की उदारता के कारण, बाबर की बुद्धिमानी के कारण, बाबर की उदारता के कारण, बाबर की विजय के कारण। इसका जवाब है आपका जो है बाबर की उदारता कारण दिया गया था। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध जो हुआ था, बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की, गाजी की, विजयी की, और महान शासक बनने की। गाजी की। गाजी की उपाधि धारण की। यदि हम विजयी हुए तो गाजी कहलाएंगे, यदि हम हार गए तो शहीद कहलाएंगे। इसका सबसे फेमस जो है वक्तव्य और नारा जो था वहां पे, मतलब लोगों में जो जोश भरता है मुसलमानों में, यही था। यहाँ पे धर्म युद्ध जिहाद की घोषणा करता है, खानवा युद्ध करता है, और वहीं से जो पुनः विजयी हो जाते हैं लोग हैं। राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई थी? 1528 में शिकार जाने के कारण, 1526 को जहर देने के कारण, 1527 में युद्ध में, और 1528 में युद्ध में हार जाने की वजह से। जो इसको जहर दिया गया था मुख्य रूप से, बी वाला ऑप्शन सही है, कि किसी ने इसको जहर दे दिया था राणा सांगा को, इसी कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु होती है। चलिए अगला है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? बता दीजिए कोई, जल्दी तुरंत सुना आप लोग जवाब दे दीजिए। बाबर कब मरा था? बाबर तो मरा था यहाँ पे आगरा में, आगरा में मरा था आगरा में 19 दिसंबर आगरा में 26 मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु आगरा में हुई 3 थी। मार्च इसकी जो है कि इसका जो दो जगह, पहले आगरा में दफनाया गया था इसको, बाद में उठाकर इसको काबुल ले गए लोग, इसकी उठाकर कब्र को ले गए, काबुल में जाकर दफनाए इसको। काबुल के जो है कि क्या बोलते हैं, जो कब्र है दो जगह है, एक आगरा में थी पहले, आगरा पुनः खोद करके लोग जो इसको काबुल ले गए, काबुल में इसकी कब्र है बाबर की। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? देखिए प्रश्न आ भी गया हुआ है। जामा कोलकाता नहीं, आगरा के आराम बाग। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, आराम बाग में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? आगरा नहीं, वो भाई अपना चुनाव काबुल करती। काबुल काबुल का जवाब डी है। देखिए इसी कारण से जो आगरा से उठाकर इसको लोग वहाँ काबुल ले जी, गए। आगरा में तो सर बनाया गया था, लेकिन उसको निकाल के काबुल ले जाया गया था। काबुल इसलिए ले जाएगा क्योंकि बाबर ने जो अपने जो जीवनी लिखी थी तुजू के बाबरी, उसमें उसने कहा था कि मैं मरूं तो मेरी कब्र को जो है काबुल में बनाया जाए। इसीलिए लोग जो है बाद में उसको उठा करके वहां से जो है बाद में आगरा से उठा करके इसको लोग काबुल ले जाते हैं और वहां जाके दफनाते हैं इसको। उसके उसमें लिखा हुआ है, उसके जीवनी में ये चीजें लिखी हुई थी। बाबर की आत्मकथा तुझके आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? सर तुझू के बाबरी, तुझू के जहांगीरी, तुझू के फजल के द्वारा, तुझू के बाबरी, तुझू के बाबरी जवाब सही यहाँ पे है, या इसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तुझू के बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी हम जानते हैं और तुर्की भाषा में लिखी हुई है, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा लिखने वाले कौन है? अबुल फजल नहीं, बुलबदन नहीं अभी मैंने दिखाया था मैंने अभी। हुमायूं नाम यानी कि हुमायूं की ये
गुलबदन बताइए। गुलबदन जी बेगम हुमायूं की गुलबदन बहन थी। बेगम जी। हुमायूं की बहन थी, उसी ने इसको लिखा था। ये- गुलबदन हुमायूं नामा उसकी बहन ने ही लिखा है। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवादित किया था? अब्दुल फारसी। रहीम खान खाना बाबरनामा को जो है ये फारसी में लिखता है। इसका अनुवाद फारसी में करते हैं बाबरनामा का अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका फारसी। फारसी में आप जानते हैं मुगलों की भाषा क्या थी? मुख्य रूप से मुगलों भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न आप लोगों का है यहाँ से, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? चार बाग जो बनाने गए बाद में, बहुत सारे चार बाग दिखेंगे आपको। अभी लखनऊ में चार बाग हैं, दिल्ली में चार बाग हैं। ये परंपरा की शुरुआत किसने किया था मुख्य रूप से, चार बाग वाली परंपरा? तो इसका जवाब है शायद आपका अकबर। अकबर। इसका जवाब अकबर आपका है। अकबर ने यह काम शुरू किया, चार बाग वाला काम जो अकबर ने ही शुरू किया था। तो गार्डन बनाते थे लोग, मुगल गार्डन, बाकी गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? सर चलिए, तो स्पष्ट हो गया। 1526 1526 का पानीपत डेट का है। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर और लोधी के बीच हुआ पानीपत का था। प्रथम युद्ध में काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर ने 1526 में किस वंश को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी? सर लोधी वंश। लोधी वंश, नंद वंश। चलिए, शासक लोधी का नाम वंश बताइए। अंतिम। सर शासक का नाम बताइए। इब्राहिम लोधी। चलिए, बिल्कुल सही है। इब्राहिम लोधी ही अंतिम शासक था लोधी वंश का। बताओ, आगरा की स्थापना किसने किया था? आगरा की स्थापना नहीं अकबर किया था ना। नहीं आगरा की स्थापना किसने किया? अकबर सिकंदर लोधी ने किया था। जहांगीर। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना किया था। आगरा की राजधानी बनाने वाला सिकंदर लोधी ही था। सिकंदर लोधी वही राजधानी आगरा बनाता है। सिकंदर लोधी। तुगलम का प्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? बता दे भाई कोई। पानीपत का प्रथम युद्ध ही है वो। पानीपत का प्रथम युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग हुआ था। सर ये क्या तुलगमा नीति माने आप है? लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इस युद्ध में क्या होता है, कुछ सेना को छिपा के रखते लोग, खाई खुदवा देते थे। उस खाई में कुछ सेना को छिपा देते थे। कुछ सेनाएं पे लड़ते थे, लड़ते जब थक जाती थी पूरी सेनाएं जो है, उसके बाद जो है कि जो फ्रेश सेना हो उसको लगाते थे लोग। और ओह बाद में जो अच्छा, हाँ जब ठीक ठीक। बाद में जब आक्रमण इसका हो, इस सेना का होता था, वो लोग तुरंत हार जाते थे। जब मतलब सोचते थे सारे सेना प्रेम से आकर के हैं, इनको थकने के बाद जो है, जब थक जाते थे, उतना थकते थे लोग, तब जाकर के जो फ्रेश सेना थी, जो छुपा के रखते थे लोग जो है, उसको लगाते थे और वो जो विजयी होने लेने का काम करते थे। बताइए उसको, बताइए। कौन से युद्ध है जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीबों सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था? इसके बाद में उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इसका जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत के कौन से शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण बनवाया था? सर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का नाम यहाँ से आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध जो किसके मध्य में हुआ था? अगर सर बाबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच, बाबर और हेमू के बीच। उसमें हेमू कौन था भैया? बाबर हेमू का युद्ध कहाँ हुआ है? बाबर नहीं सर, नहीं हुआ है। अकबर होगा सर। अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू है। 1556 का डेट है ये। 1556 का डेट है। जी। ये वाला ऑप्शन सही यहाँ से। अकबर और हेमू के बीच संघर्ष हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, कब संपन्न हुई थी? बता दीजिए। ऑप्शन 1556 3 है तो सर। यहाँ पे जवाब देखता हूँ सही है कि नहीं सही है। सी वाला सही है, 1556 ही सही है। सी 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या तृतीय युद्ध किसी को याद है? तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 जी का सर। क्या डेट उसका? 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध हुआ था। कब, कौन कौन थे बता दीजिए, कौन कौन थे? कब बता रहे सर? बाबर और बाबर कहाँ 1700 पहुंच जाएगा भैया? 1700 में बाबर कहाँ पहुंच जाएगा? 1530 में बेचारा मर गया था वो। नहीं, अकबर भी 1500 अकबर भी मर गया था। कहाँ तक बात, अब तक 1605 में अकबर मर गया था, 1605 में। तो 1761 में कहाँ अकबर कहाँ पहुंच जाएगा?
इसमें जवाब इसका है अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। हाँ जी सर जी। हाँ ठीक ठीक, अंग्रेज और मराठा शायद के बीच में बाजीराव हुआ था। प्रथम था, कौन था मुझे याद सही से नहीं है सर। अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, ये बाजीराव तृतीय युद्ध जो हुआ था। तो बाजीराव लेकिन प्रथम या 1700 द्वितीय तृतीय युद्ध भी रहा होगा। जी जी ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, दीन इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? दीन इलाही की शुरुआत किसने किया था? अकबर। अकबर। अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका जवाब आपका अकबर है। दीन इलाही का हिंदी बताओ क्या होता है? हिंदी दीन इलाही की हिंदी क्या मत- होती है? शायद हिंदू धर्म को अपनाया था ना अकबर ने। नहीं नहीं भाई, हिंदू धर्म कहाँ आपको बनाया था? आपको हिंदू धर्म कहाँ अपनाया था? हिंदू धर्म हिंदू में धर्म को पर्याप्त स्वतंत्रता दिया था उसने, अपनाया नहीं था। सभी धर्मों के लिए त्योहारों वही को बनाता था, होली 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 में भाग लेता था, लेकिन जो हिंदू धर्म को अपनाया नहीं था वो। दीन इलाही माने होता है ईश्वर का धर्म होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर। दीन माने भगवान होता है और इलाही माने धर्म होता है। तो दीन इलाही का मतलब क्या हो गया? ईश्वर का धर्म हो गया। और ये भी जानिएगा कि इस धर्म का जो गुरु था वो फजल था, और प्रथम कोई हिंदू शासक किसी ने हिंदू ने अपनाया था तो आपका था जो है कि बीरबल। बीरबल ने इसको अपनाया था। मात्र हिंदुओं में मात्र बीरबल ने अपनाया था, और इसका जो गुरु था अबुल फजल था। इसका मतलब धर्म जो है प्रचारक जो था अबुल फजल था। अगला है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया था, बरार को अकबर को दिया था, चांद बीबी किस राज से संबंधित थे? अहमदनगर। चांद बीबी का संबंध किससे था? तो यहाँ पे जवाब इसका अहमदनगर ही है। इसका जवाब आपका अहमदनगर ही है। अहमदनगर से संबंधित थी। चांद बीबी ने ही हुमायूं को राखी भेजी थी। क्या किसी को पता है? और कहानी याद है थोड़ा। कहानी मिलता है, सही भी है, कुछ लोग कहते हैं सही भी है, लेकिन हुमायूं वहां बहुत देर पहुंचा था। हुमायूं पहुंचे तो लेट हो गया, तब तक वो उसकी हत्या हो चुकी। चांद बीबी तो मर गई थी। मतलब बागी शासन किसी शासन ने आक्रमण किया था, और चांद बीबी ने ही हुमायूं को जो है कि राखी भेजा था, मुझे बचाइए जा करके। ये राखी पहुंचो तो लेट हो गई यहाँ पे, जब तक जाता तब तक उसके जो है वहां पे, तब तक वो हार जाती है। तो मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन में किसने लागू किया था? मनसबदारी व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? शाहजहां, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो किसने लागू किया था मनसबदारी व्यवस्था? अकबर ने लागू किया था। महान संगीतज्ञ तानसेन की दरबार से संबंध रखते थे। अकबर। अकबर। इसका भी जवाब आपका अकबर है। सुन, अकबर। और ध्रुपद गायक के अच्छे गायक थे। बैजू बावरा और तानसेन का नाम सुने होंगे आप लोग। चलिए, मुगल वंश काल की प्रमुख राजभाषा कौन सी थी? फारसी। मुख्य राजभाषा क्या? इसका जवाब हो जाएगा आपका फारसी। फारसी भाषा थी इसकी मुख्य रूप से। बताओ, गुप्त काल की भाषा कौन सी थी? गुप्त काल की गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? उसकी राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। और मुगल काल की राजकीय भाषा जो है फारसी थी। बताओ, गुलाम वंश की भाषा क्या थी मुख्य रूप से? गुलाम वंश की तुर्की थी। तुर्की भाषा थी। तुर्की थी। और मुख्य रूप से, और पुणे अगर हम बात करेंगे, पुणे भारत के जो बाकी राजवंश रहे हैं, ऐसे मान लीजिए पूछें कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी मुख्य रूप से, तो इसका हो जाएगा आपका पाली। जैन धर्म की भाषा क्या थी? इसका हो जाएगा आपका जो है कि प्रकृति हो जाएगा। तो परीक्षा में इस तरह प्रश्न भाषा से आते हैं आप। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? अकबर। अकबर था। जिस सती प्रथा का अंत आकर के जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में होता है। मतलब 15 शताब्दी में ही अकबर ने इसके विरोध खड़ा था। अकबर जो है, बताइए कितना आगम जानी, कितना जो है समाज का चिंतक था ये। जिसको विलियम बेंटिंग ने आकर, क्या नाम था उसका, 1829 में कौन बंद करता है भाई इसकी? 1829 में इसको बंद कौन कराता है? कौन शासक बंद कराता है? अंग्रेज। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
तो उसका उसके विरुद्ध में जो अकबर जो तभी खड़ा था। मतलब जानिएगा कि मतलब सती प्रथा जो है अकबर के शासनकाल से ही चल रही थी। और सती प्रथा में पुरुष कभी नहीं, मतलब पुरुषों को कभी अर्थी चढ़ाया गया। भाई पुरुष मर गया तो महिलाओं को चढ़ाते थे लोग, लेकिन क्या कभी आपने किसी महिला के मरने पर पुरुष को भी सती होते हुए सुना है? नहीं। तो बता दे भाई हमको, ये उल्टा उल्टा पलटा नियम काहे बनाए जाते हैं महिलाओं के लिए, परेशान करने के लिए खाली। और महिलाएं जो है कि सबसे अधिक धर्म के प्रति जो है कि कृतज्ञ और सबसे अधिक धर्म को मानने वाली कोई है महिलाएं, सबसे अधिक पूजा पाठ करने वाली, सबसे अधिक पंडितों के चक्कर में पड़ने वाले या सबसे अधिक धर्म कर्म में भाग लेने वाली महिलाएं ही होती हैं। और महिलाएं ही सबसे धर्म का शिकार भी होती हैं। चाहे सती प्रथा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, ये सारी चीजें महिलाओं पर ही लागू होते हैं। और महिलाओं को कम से कम अपने बच्चों को, बाकी जो महिलाओं में अगर ये संस्कार लगातार चलते रहेंगे इस तरह से, मतलब पूजा करेंगे तो हमको भगवान देने वाला है, सरस्वती माता देने वाली है। अभी देखिए बिचवा में अभी कल परसों में कौन पूजा थी, अभी क्या नाम था इसका, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी थी, ज्ञान की देवी सरस्वती माता आ गई थी। भैया ज्ञान कभी कोई कौन सा विद्यालय सरस्वती माता बताइए खोली है, कोई बताएगा हमको? सरस्वती माता विद्यालय कौन सा खोली है? या सरस्वती माता पूजा करने से किसी छोटा बड़ा आ जाएगा? नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला है। ज्ञान की देवी तो हमारे सावित्रीबाई फुले जिन्होंने विद्यालय खोला और लड़ भिड़ करके आपको जो पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उनकी जन्मदिन कोई नहीं मनाने वाला है। महिलाओं को शिक्षा देने का प्रथम बार किसी ने प्रयास किया अगर जो है तो सावित्रीबाई फुले थी। अच्छा। लेकिन उनके बारे में कोई नहीं कोई पूछने वाला है। सरस्वती माता ने न कोई विद्यालय खोली, न कुछ किया, ना ही कुछ करते हैं वो। सर कह रहे हैं ज्योतिबा फुले थी ना? ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले जो है उनके हस्बैंड का नाम था सावित्रीबाई फुले के। अच्छा। हाँ, दोनों दंपत्ति थे। ज्योतिबा फुले जो थे उनके हस्बैंड थे, और सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी का नाम था। दोनों लोग महाराष्ट्र के पुणे जिले के निवासी थे, महाराष्ट्र के थे। और दोनों लोग फुले परिवार, जिसको हम फुले माने माली, जिसको हम कहेंगे आप माली भी एक तरह से अपने ही मौर्य वंश से ही संबंधित हैं। शाक सैनी कुशवाहा जो है, फुले माकी जो हैं, केवल उनका पेशा था कि खेती की जगह वो लोग फूल पत्ती का वाला काम करना शुरू कर दिए। माली भी जो अगल बगल मिलेंगे आपके, अलग बात है कहीं बट गए उन लोगों से, हम लोग अलग हो गए, लेकिन वो भी आपके ही संबंध से कहीं जुड़े हुए हैं, फुले दंपति। तो सबसे बड़ी चीज है हमको जो है कि जो खीर बनाने वाला कार्यक्रम कब करना चाहिए हमको, पकवान कब बनाना चाहिए हमको? जब सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हो 3 फरवरी को। 3 फरवरी जो बीता भी आपका है, ये सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। फरवरी बता रहे हैं। जनवरी 1 फरवरी भाई, सही जनवरी 1 फरवरी जनवरी है ना? जनवरी है। तो 3 जनवरी को हमारा जो बसंत पंचमी होनी चाहिए हमारी। चलिए 2 फरवरी को बाबू सिंह को, क्या नाम इनका है, 2 फरवरी को इनका जन्मदिन है। हमारे बिहार लेनिन जो है, भारत लेनिन। चलिए आ जाइए, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन कथा लिखने वाले कौन थे? अबुल फजल। अबुल नबी, अबुल फजल। अबुल फजल। क्या नाम था उसका? नाम क्या था जीवन कथा का इनके? अकबरनामा। आईने अकबरी या अकबरनामा, दोनों चीजें आप कह सकते हैं। आईने अकबरी या अकबरनामा, दोनों चीजें आप याद रखिए, दोनों परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अच्छा बताइए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑटोग्राफी एंड बायोग्राफी। आत्मकथा खुद से लिखते हैं खुद के बारे में, और जी आत्मकथा स्वयं जाती है। ऑटोग्राफी जो लिखने वाला स्वयं, ऑटोग्राफी मतलब आत्मकथा होती है। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है, और जो जीवनी होती है कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कोई लिखता है उसको। जैसे तुझके बाबरी, ये क्या है? आत्मकथा है। इसको बाबर ने खुद लिखा है। और बाबरनामा क्या है? जीवनी है, क्योंकि इसको अबुल फजल ने लिखा है, जीवनी है। किसी मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं को, फलों को, वनस्पतियों को, प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया है, तो कौन था वो? अकबर था, बीरबल था, शाहजहां था, बाबर था। अकबर जगह अकबर था होना चाहिए था, गलत हो गया ये। तो कौन था भैया ये? शाहजहां। इसका जवाब है बाबर। बाबर।
बाबर ने ही तुझके बाबरी लिखा है। आत्मकथा कहिए, चाहे उसको डायरी कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, डायरी ही आत्मकथा बाद में बन जाती है। बनने के बाद शेरशाह सूरी का महानतम प्रमाण क्या है? शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा काम कौन सा था? इसका जवाब देंगे, या इसका जवाब रहेगा आपका प्रशासनिक सुधार। ये परीक्षा में प्रश्न अगर पूछा आपसे कि शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा काम कौन सा था, इसका जवाब रहेगा आपका प्रशासनिक सुधार। और दूसरी चीज है कि अगर पूछता है कि बहुत सारी, जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में प्रश्न किया तो मुख्य रूप से प्रसिद्ध काम कौन सा था अलाउद्दीन खिलजी का? तो बाजार नियंत्रण नीति थी उसकी, बहुत फेमस रही उसकी है। वैसे ही शेरशाह सूरी का महानतम सुधार कार्य कौन सा था? प्रशासनिक सुधार था। इस तरह से कुछ लोगों का विशिष्ट कार्य है। जैसे आपका पूछे जहांगीर का मुख्य काम कौन सा था, किस क्षेत्र में अधिकतम काम किया उसने, तो वहां पे चित्रकला वाला हो जाएगा आपका। अगर पूछे शाहजहां का मुख्य काम कौन सा था, इसका जवाब हो जाएगा आपका जो है लालित्य साहित्य, जो लालित्य कला जो है, मतलब इमारतों के निर्माण में मुख्य भूमिका रही उसकी। मतलब सबके अपने प्रसिद्ध कुछ कार्य हैं जी। और अकबर का सर? अकबर के बारे में कुछ बात आएगी तो इसे हिंदू मुस्लिम के सहिष्णुता नीति जो थे, हिंदुओं और मुसलमानों को साथ रहकर नीति या सुलह कुल कह लीजिए उसको, सुलह कुल नीति, ये मुख्य रूप से उसका काम था अकबर का। और मुगल वंश को स्थायित्व देने वाला काम जहां पे होता है वो अकबर ही करता है। तो हुमायूंनामा देखिए भाई, जल्दी चर्चा इस पर भी बता दीजिए, किसने लिखा इसको? है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी ये, उसी ने लिखा था इसको। चलिए समाप्त होने वाला, 2 मिनट और। अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उस अनुवादित महाभारत का क्या नाम है? महाभारत को फारसी में लिखा गया था, बता दीजिए। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, बताइए क्या नाम है? रत्ननामा। रज्जनामा, बिल्कुल जवाब सही है आपका। परीक्षा में प्रश्न कई बार इसको लेकर आए हुए हैं, इसको लेकर परीक्षा में प्रश्न, रज्जनामा को लेकर परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था, उसी में रज्जनामा के जो है अनुवाद हुआ था फारसी भाषा में। कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाहजहां और जहांगीर। इसका जवाब बी है, मोहम्मद शाह है यहाँ पे। अब गिराया कि बनाया, दुविधा में हमको ही लग रहा है, क्योंकि सैयद भाइयों को किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, सैयद भाइयों को। अब इसमें गिराया कि बनाया, थोड़ा सा दुविधा में लग रहा है हमको, है कि गिराने वाला काम किया था, बनाने वाला काम किया था, या हराने वाला काम, दो में से एक हो सकता है। मोहम्मद शाह हो सकता है कि सैयद भाइयों को पराजित कर दिया हो, लेकिन ये मुख्य रूप से जानेगा कि मुगल वंश में जो है किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है सैयद भाई। और अंतिम जो है मुगल का अंतिम दौर जो चल रहा था, उसमें कई शासकों को बनाए बिगाड़े ये लोग, सैयद भाइयों ने बनाया बिगाड़ा। अगला आपका देखिए यहाँ पे प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ पे बहादुर शाह केवल लिखा, सेकंड था लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा अलग तरह से लिख दिया गया है। बहादुर शाह द्वितीय इन्हीं को सही है, इन्हें ही रंगून इन्हीं को भेजा गया था ना। रंगून भेजने वाले भेजा नहीं गया था। जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध है ये, बहादुर शाह द्वितीय, या शायर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है इनको है। अगला प्रश्न आप लोगों का है, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल। टोडरमल, बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है। टोडरमल एक तरह से 10 साला पद्धति जो थी, परीक्षा में पहले पूछा भी गया है कि अकबर के जो राजस्व वाली व्यवस्था और 10 साला पद्धति को लागू करने वाले कौन थे? इसका जवाब टोडरमल आपका है। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? जवाब गया है यहाँ पे, इसको इबादत खाना के नाम से जानते हैं, इबादत खाना। इबादत माने पूजा होता है, खाना माने होता है घर। उर्दू अगर पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े थोड़ा सा पढ़ लिया करिए कभी-कभी। इबादत माने होता है पूजा, और खाना मतलब होता है घर, खाना मतलब घर होता है। पूजा गृह के नाम से इसको हम जानते हैं। पढ़े तो हम भी नहीं, लेकिन कुछ शब्दावली थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आ गई है। जी जी। अगला देखिए यहाँ पे, प्रसिद्ध है संगीतज्ञ बैजू बावरा
किसके अकबर। शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। तो ये देखिए अकबर का शासनकाल है। अकबर, बैजू बावरा और क्या नाम था, तानसेन, ये दोनों लोग शिष्य थे। दोनों लोग तरह सातवां सातवां पढ़े, सातवां दोनों लोग संगीत की ट्रेनिंग लिए थे। और उनके गुरु का नाम है, आपको बताएगा कोई? गुरु क्या नाम था? अकबर बहुत प्रयास करता है उनको अपन दरबार में लाने, दरबार में आते नहीं है वो। अरे इनका बताइए, 10th की इंग्लिश में है, याद नहीं पड़ता है। 10th वाले इंग्लिश में है। अकबर छिप के जाता वहां पे, जी विश्व में छिप के जाता वहां पे। जी सर, उसको सुनाने जाता है वहां जंगल में, हाँ पर्वतों पर। हाँ, पर्वतों पर चला अग्नि जाता है। पर्वत। उसका नाम अभी भी नहीं आ रहा है। बैजू बावरा, दोनों लोग शिष्य थे उन्हीं के। चलिए जी छोड़िए। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास का किस शासनकाल से संबंध रखते थे? परीक्षा में कई बार प्रश्न ये भी आया हुआ है। चंद्रगुप्त। वाजिद अली शाह, अकबर, चंद्रगुप्त हाँ विक्रमादित्य, सही है। हर्षवर्धन। तीसरा सही कौन है, सही है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नहीं, अच्छा, तुलसीदास है यहाँ पे, कालिदास, कालिदास उनके। हाँ, गलत हो नहीं गया पता ये। सर। कालिदास थे भाई। कालिदास दरबारी थे, नरोत्तम इनके एक थे। हाँ कालिदास थे यस। ये। चंद्रगुप्त तुलसीदास जो है और अकबर। अब्दुल रहीम खान खाना मित्र, परम मित्र दोनों लोग थे। हाँ तो अकबर हो तुलसीदास और अब्दुल रहीम खान खाना मित्र थे। और एक अकबर। शासन काल था अकबर का। अकबर का काल था ये संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। मतलब 57 साल पहले चले जाइए। 1680, 57 साल पहले आ जाइए। संवत के, संवत माने 57 साल बैक चले जाइए, तो आपको जो अकबर का ही टाइम मिलेगा आपको। तुलसीदास को अकबर ने बहुत प्रयास करते हैं मेरे दरबार में आ जाए, आते नहीं है। तुलसीदास अकबर के दरबार में नहीं जाते। कहते हैं मेरे तो भैया, मैं तो अपने राम का ही पट्टा गले में डाला मैंने है, मैं आपकी पत्ता नहीं स्वीकार कर सकता। मतलब आपकी गुलामी में मैं आपके दरबार में नहीं आ सकता। बहुत प्रयास करते हैं मतलब अकबर बहुत प्रयास करता है तुलसीदास मेरे दरबार में आ जाए, लेकिन तुलसीदास दरबार में उनके नहीं आते हैं। तो उन्हीं के समकालीन थे तुलसीदास, उन्हीं के समकालीन थे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तक्षशिला का, पंजाब का, फरगना का, कंधा का? जवाब प्रश्न मिला था भी आप लोगों को। फरगना। ये फरगना फरगना सही हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? पटना को इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, शाहजहां अजीब ने? शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका शेरशाह। चलिए आपका प्रश्न समाप्त हो गए हैं अब। तो आज आप लोगों ने मुगल वंश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया, मुगल वंश के बारे में जानने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ प्रश्न अगर यहाँ से आएंगे तो एक प्रश्न आप लोग सही कर लेंगे। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे पुनः एक बार अगर, तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप पे, जो हम लोगों ने पढ़ाया अभी तक, इसको आप वहां देख सकते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सर हाँ सर ये बताइए। बताइए, जो टेट वाला परीक्षा हुआ है या निरस्त होगा क्या? निरस्त